स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में, जहां हम प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से सीधे आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां लाते हैं जो वक्त के साथ कहीं खो गई थीं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि हमारी चेतना और प्रकृति के सबसे सूक्ष्म स्तर को छूता है। हम बात कर रहे हैं प्ररोह की। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नए उगते हुए जीवन का एक पूरा विज्ञान है। आज की आधुनिक दुनिया जिसे एक नए हेल्थ मिरेकल के रूप में देख रही है ना, दरअसल वो हमारी मिट्टी और हमारी और विचारोत्तेजक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बीज मिट्टी के अंधेरे को चीरकर जब पहली बार धूप की तरफ बढ़ता है, तो उसमें कितनी असीमित ऊर्जा होती होगी। उन पहले हरे पत्तों में, उन कोमल पल्लवों में जो जीवन शक्ति होती है। आधुनिक विज्ञान आज उसे एक क्रांतिकारी स्वास्थ्य क्रांति मान रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे ऋषियों और आचार्यों ने हजारों साल पहले ही इस जीवंत ऊर्जा का बेहद बारीकी से दस्तावेजीकरण कर लिया था। ताड़ पत्रों पर उन्होंने जो लिखा ना, वो आज के किसी भी आधुनिक शोध को हैरान कर सकता है। और इसका सबसे प्रामाणिक उदाहरण मिलता है हमारे पहले ऐतिहासिक स्रोत में, सुश्रुत संहिता। अब हम में से ज्यादातर लोग इस ग्रंथ को केवल शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके सूत्र स्थान अध्याय में प्ररोह विज्ञान की जो व्याख्या की गई है, वो आहार और पोषण का एक अनंत गहरा विज्ञान है। ये कोई आम ऑब्जर्वेशन नहीं था। उन्होंने एक पौधे के भीतर चल रहे रासायनिक बदलावों को जिस तरह से परखा, वो सच में अद्भुत है। सुश्रुत संहिता के 46वें अध्याय का एक श्लोक इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। श्लोक कहता है, विरूढ़कम जनयति दृष्टि दौर्बल्य मेवच कफपित्तकरम च उष्णम गुरु विष्टम भी चापी च प्ररोहाश्च हितानर्थ हिते पिण्याक विक्रियात। अब इस भारी भरकम श्लोक का आसान अर्थ क्या है? महर्षि सुश्रुत यह बता रहे हैं कि किसी बीज का सिर्फ अंकुरित हो जाना ही पोषण का सबसे ऊंचा रूप नहीं है। यहाँ वो एक ऐसी बारीक रेखा खींच रहे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर पौधे की किस अवस्था में सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा छिपी होती है। तो इस श्लोक के मुताबिक दो अलग अवस्थाएं हैं। एक है विरूढ़क यानी केवल अंकुरित अनाज, जिसे हम आम भाषा में स्प्राउट्स कहते हैं। आयुर्वेद इन्हें पाचन में भारी और वात या गैस उत्पन्न करने वाला बताता है। लेकिन दूसरी तरफ है प्ररोह। ये वो अवस्था है जब उन अंकुरों से पहली सच्ची हरी पत्तियां बाहर निकलती हैं। प्राचीन ग्रंथ बिल्कुल साफ कहता है कि ये शुरुआती पत्तियां सिर्फ हल्की और सुपाच्य ही नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से जीवनदायिनी हैं। ये वो पल है जब एक बीज सच में प्रकाश संश्लेषण के लिए तैयार होकर एक जीवंत आहार में बदल चुका होता है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो इनके गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ अंकुरित बीज हैं जो वात और कफ बढ़ा सकते हैं, थोड़ा भारी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्ररोह हैं जो त्रिदोषों को संतुलित करते हैं और आपके अंदर ओज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? आज का विज्ञान भी यही कहता है। अंकुरण के बाद जब पहली पत्तियां निकलती हैं, तब फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स लगभग खत्म हो जाते हैं और क्लोरोफिल का निर्माण होता है। सुश्रुत का जो गैस ना बनने वाला सिद्धांत था, वो आज के एंजाइम एक्टिवेशन और बेहतर गट हेल्थ साइंस से बिल्कुल सटीक बैठता है। तो समय के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक और महान ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु की ओर। सुश्रुत के बाद आने वाले आचार्यों ने इन पौधों की औषधीय शक्ति को और भी गहराई से समझा, और इसी दौरान भाव मिश्र जी ने बाल शाक के रहस्य से पर्दा उठाया। बाल शाक यानी किसी भी पौधे की सबसे युवा, सबसे कोमल और सबसे शुरुआती पत्तियां। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे आयुर्वेद ने एक पौधे की उम्र का उसके औषधीय गुणों पर पड़ने वाले सीधे प्रभाव को पहचाना। भाव प्रकाश निघंटु का ये श्लोक सच में किसी रहस्योद्घाटन से कम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। बालम शाकम लघुग्राही दोषत्रय विनाशनम तदेव वृद्धम विष्ठिम भी गुरु वीर्य प्रकोपनम। इन पंक्तियों में जिस अद्भुत रोग निवारक क्षमता का वर्णन है, वो सीधे तौर पर बताता है कि समय के साथ पौधे की तासीर कैसे बदलती है। ये एक ऐसा ज्ञान है जहां प्रकृति की सूक्ष्मता और मनुष्य के शरीर का एक बिल्कुल परफेक्ट संतुलन बनाया गया है। अब इसका अर्थ समझिए, जो हमारे रोजमर्रा के खान पान को देखने का नजरिया ही बदल देगा। ग्रंथ बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जो बाल शाक है, यानी ये शुरुआती कोमल पत्तियां, ये पाचन में इंतहाई हल्की होती हैं और वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को शांत करती हैं।
इनमें बीमारियों को जड़ से मिटाने की शक्ति होती है। पर वही पौधा जब पूरी तरह बड़ा हो जाता है, वृद्ध शाख बन जाता है, तो वो भारी हो जाता है। वह शरीर में गैस या दूसरे असंतुलन पैदा कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि पौधे की पहली सांस, उसकी शुरुआती ऊर्जा हमारे शरीर को सबसे ज्यादा शुद्ध और असीमित बल देती है। और यहाँ एक ऐसी जानकारी है जो सच में हैरान करती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40। आज के आधुनिक कृषि और वैज्ञानिक रिसर्च डेटाबेस बताते हैं कि इन प्रथम हरित पल्लवों में अपने ही बड़े और परिपक्व रूप की तुलना में 4 से 40 गुना तक ज्यादा विटामिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। सोचकर देखिए, जो बात भाव प्रकाश निघंटू ने सदियों पहले दोषत्रय विनाशनम बाल शाकम कहकर लिख दी थी, आज उसे हम हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी कहते हैं। हमारे पूर्वजों का ऑब्जर्वेशन आखिर कितना सटीक था, है ना? अब आहार और चिकित्सा शास्त्रों से थोड़ा बाहर निकलकर चलते हैं प्राचीन कृषि विज्ञान की दुनिया में। 10वीं शताब्दी का एक बेहद खास ग्रंथ है सुरपाल का वृक्षायुर्वेद। ये ग्रंथ बताता है कि हमारे आचार्यों को सिर्फ इन नवांकुरों के फायदे ही नहीं पता थे, बल्कि उन्हें उगाने की एक पूरी, बेहद पवित्र और वैज्ञानिक विधि भी मालूम थी। प्राचीन काल में राजमहलों के बाग बगीचों में और यज्ञों के लिए इस सघन और ऊर्जावान जीवन को उगाने का जो तरीका था, वो किसी अनुष्ठान से कम नहीं था। इस पवित्र कृषि संस्कार का वर्णन वृक्षायुर्वेद के इस श्लोक में मिलता है। माशुम मुद तिलैः सार्धं सद्यः करम्भीकृतैः शुभैः सेचये दंकुरोत्पत्तौ क्षीरेण च घृतेन च। इस श्लोक में बीज उगाने की जिस तकनीक का जिक्र है, वो आज की एडवांस्ड फार्मिंग से भी कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगती है। सोचिए, इन नवांकुरों को उगाने के लिए सिर्फ सादा पानी और मिट्टी काफी नहीं मानी गई, बल्कि उनमें एक अलग ही जीवन ऊर्जा डाली जाती थी। इस ग्रंथ में इस प्रक्रिया को करम्भीकृत कहा गया है, जो सच में रहस्यमयी है। होता क्या था कि उड़द, मूंग और तिल जैसे अलग अलग बीजों को एक साथ मिलाकर बोया जाता था, और जब वो अंकुरित होकर अपनी पहली हरी पत्तियां निकालने लगते थे ना, तब उन्हें साधारण पानी नहीं, बल्कि औषधीय जल, दूध और घी से सींचा जाता था। जरा इस प्रक्रिया की शुद्धता की कल्पना कीजिए। एकदम शुद्ध तत्वों से पोषित होकर बीजों का ये सघन झुंड एक इंतहाई शक्तिशाली, रोग मुक्त और ऊर्जा से भरे नए जीवन में बदल जाता था। तो इस एडवांस्ड खेती को अगर हम स्टेप्स में समझें, तो इसके 3 मुख्य चरण थे। पहला, अलग अलग बीजों का मिश्रण, जिसे आज हम पॉलीकल्चर कहते हैं। इससे मिट्टी और पौधों के बीच एक कमाल का कनेक्शन, एक सिम्बाइसिस बनता है। दूसरा, सघन बुआई यानी डेंस सोइंग, एक ही जगह पर जीवन का एक जबरदस्त विस्फोट। और तीसरा, औषधीय सिंचाई, जिसके जरिए इन शुरुआती पौधों में एंटीऑक्सीडेंट्स अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते थे। देखिए, ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये प्रकृति की सबसे प्रीमियम, सबसे जीवंत आहार को तैयार करने की एक यौगिक कला थी। अब अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखकर सोचें, तो इस पूरे विश्लेषण से एक बेहद गहरा मुद्दा उभर कर सामने आता है, और वो है चेतना। हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ शरीर को विटामिन्स देने की बात नहीं कर रहे थे, वो प्रकृति पर आधारित पोषण के जरिए हमारी चेतना, हमारे आंतरिक स्तर को ऊपर उठाने की बात कर रहे थे। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम जो थाली में खा रहे हैं, क्या उसमें वो जान, वो प्राण बचा है जो हमारे प्राचीन सात्विक आहार में हुआ करता था। अगर आप एक तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ आज का मॉडर्न डाइट है, प्रोसेस किया हुआ, केमिकल से भरा और पाचन में बेहद भारी, पूरी तरह से निर्जीव। और दूसरी तरफ है हमारा वो प्राचीन सात्विक नवांकुर आहार यानी प्ररोह। ये कोई आम भोजन नहीं था। इतिहास बताता है कि इसे बीमार लोगों को, कमजोर पाचन वालों को और उपवास तोड़ने वालों को खास तौर पर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पेट नहीं भरता था, ये सीधे कोशिकाओं तक, सेल्स तक जाकर ओज बनाता था। ये जीते जागते खाने का वो सबसे ऊंचा रूप था जिसे हमारी हिंदुस्तानी जीवन शैली में गहराई से पिरोया गया था। और आखिर में ये एक विचार अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। कुछ ज्ञान समय के साथ पुराना नहीं होता, वो केवल पुनः खोजे जाने की प्रतीक्षा करता है। आज जब पूरी दुनिया बेहतर हेल्थ के नए नए तरीके ढूंढ रही है, तब हमें याद रखना चाहिए कि पोषण का सबसे बारीक, सबसे सात्विक और सबसे वैज्ञानिक रूप हमारी अपनी ही परंपरा में सदियों से जिंदा है। ये कोमल पहले पल्लव, ये नए हरे अंकुर सिर्फ आहार नहीं है, ये उस शाश्वत चेतना का प्रतीक हैं जो हमें सीधे प्रकृति के दिल से जोड़ती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।